अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़रूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामने नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुम्मे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में उमूमन जब भी मौजू का इंतखाब किया जाता है तो कोशिश ये होती है कि ऐसे मौजू का इंतखाब किया जाए जो तवज्जो तलब हो और ना सिर्फ उसके ऊपर बात हो बल्कि कोई ना कोई पॉजिटिव सॉल्यूशंस भी आपके सामने रखे जाएं। सो आज का मौजू भी बिल्कुल वैसे ही है और आप जानते हैं आपके रमज़ान मुबारक की आमद है और उससे पहले जहां पर हम बहुत सारी चीज़ों में मुहतात होते हैं उसमें सर फहरिस्त जो है वो हमारी सेहत आती है, हमारा डाइट प्लान आता है। तो हम अपने डाइट प्लान को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान में हमारे खाने पीने के औकात में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, उसको आज डिस्कस किया जाएगा। सेकेंडली, जो डाइट है, रूटीन डाइट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम इनटेक ऐसी करते हैं जो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमारी सेहत के लिए वो नुकसान का बायस भी बनती हैं। सो उसको भी डिस्कस किया जाएगा। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप रब्ता करते हैं हमारे रब्ते के नंबर 0334 19 66 9 66 पर। सो जनाब, बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब और आज के मेहमान से आपको मिलवाते हैं। आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया है फनीला तनवीर ने। फनीला जो है वो क्लिनिकल डाइटिशियन हैं और फनीला से इससे पहले भी डाइट के हवाले से बारहा हमने गुफ्तगू की, बहुत कुछ सीखा और समझा। सो आज भी मैं वेलकम करता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। फनीला, सबसे पहली बात तो ये कि जब हम कहते हैं जी कि डाइट प्लान को मैनेज करना है, रमज़ान मुबारक में कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि शायद ऑटोमेटिक डाइट मैनेज हो जाती है क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो हम डाइट को खुद ही मैनेज करेंगे। क्या ऐसा मुमकिन है कि रमज़ान के स्केड्यूल को देखते हुए ऑटोमेटिक डाइट मैनेज हो जाए? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही लोगों के अंदर ना सबसे पहले मिसकंसेप्शन होता है कि जिसमें हम लोग कहते हैं कि हम फास्टिंग में हैं, हम रोज़ा रख रहे हैं तो वो हमारा ऑलरेडी डाइट हो रही है। उसके बाद हम इतना ज़्यादा खा लेते हैं, कैलोरीज भी और ज़्यादा ले लेते हैं, उसमें हमें पता नहीं चलता और हमारे मतलब कैलोरीज बढ़ जाती हैं। रूटीन से ज़्यादा कैलोरीज ले लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने पूरा दिन रोज़ा रखा है। और हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी रमज़ान में कम हो जाती है इसलिए कि हम कहते हैं कि हमने पूरा दिन तो रोज़ा रखा है, अब हमें क्या ज़रूरत है वॉक या एक्सरसाइज करने की क्योंकि हमने उससे बॉडी मैनेज हो जाएगी। लेकिन उसके साथ भी जैसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करवाते हैं तो फास्टिंग के साथ हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है कि कैलोरीज को फिर भी आपने देख के खाना है, पोर्शन में चीज़ को खाना है। और जो चीज़ हमारे लिए मतलब ऑलरेडी मतलब नहीं है हमारे लिए, वैसे अदरवाइज भी हेल्दी नहीं है, तो उसको हम रमज़ान के अंदर भी थोड़ा कम ही लें। लेकिन रमज़ान में अनहेल्दी डाइट ज़्यादा हो जाती है हमारी। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि फास्टिंग के दौरान फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। जी। क्या ऐसा मुमकिन है कि रमज़ान में हम चूँकि फास्टिंग में होते हैं, हमारा मील जो है वो 2 टाइम हम इनटेक कर रहे होते हैं, सहरी में और अफ्तारी में अमूमन, उसके साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ ना होने के बावजूद क्या हम अपनी फिटनेस को मेंटेन रख सकते हैं? जी, कर सकते हैं। इसमें ये है कि आप लोग सहरी के अंदर, सबसे पहले हम सहरी पे आ जाते हैं कि सहरी के साथ जो है ना वो आप अपना पहले फिजिकल एक्टिविटी की अगर आप बात करें तो वो आप करें, साथ में थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी फिर भी, अगर आपने वेट लूज़ करना है। अगर तो आपने जस्ट वैसे फास्ट मतलब रोज़े रख रहे हैं फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका साथ ये भी है कि हमारा थोड़ा वेट कम हो जाए 3-4 किलो, तो फिर आप उसमें साथ थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी भी कर लें। वो बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक टाइम रख लें, एक सहरी से पहले कर लें या इफ्तार से पहले कर लें या इफ्तार के बाद आप या डिनर से पहले कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से किसी एक टाइम पे आप फिजिकल एक्टिविटी कर लें थोड़ी सी। अगर मील की बात की जाए, क्या खाना बेहतर है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब भी हम डाइटिशियन से बात करते हैं हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ों से रोक दिया जाता है। ये परसेप्शन भी किस हद तक सही है या गलत है, ये भी हमें थोड़ा सा गाइड करें। नहीं, आप खाएं लेकिन उसको पोर्शंस में खाएं। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि आपने एक टाइम पे बिल्कुल सब एक टाइम खा लेना और अनहेल्दी, उसको थोड़ा सा पोर्शन में और कैलोरीज को देख के खाना है। तो जिस तरह हम सहरी की बात करें तो सहरी के अंदर सबसे पहले आता है एक तो हमारे प्रोटीन जो है ना वो हम बहुत कम ले रहे होते हैं रमज़ान में। प्रोटीन कम होने से ये होता है कि हम लोगों का मतलब ज़्यादा थकावट फील होना और ये सब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसलिए हम लोगों ने अपना प्रोटीन को एक तो मेन रखना है कि हम उसको फोकस है क्योंकि एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है। और इसलिए हम लोगों को सहरी के अंदर ये करें कि आप यहाँ तो सिंपल गंदम की चपाती खा सकते हैं, अगर आपने पराठा खाना है उस पर 1 चाय की चम्मच देसी घी ऐड करके पराठा बना के खा सकते हैं। उसके साथ आप 1 अंडा लाजमी ऐड करें अपनी डाइट में, चाहे सालन ले रहे हैं कोई भी सालन बना है वो आधा प्याली सालन का लें, साथ आप 1 अंडा खा लें। अंडा बॉयल भी ले सकते हैं, उसको आप ऑमलेट बना के भी खा सकते हैं। और साथ
एक डेयरी के पोर्शन के अंदर आप दही लाजमी ऐड करें। कुछ लोग लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, आप लस्सी भी ले सकते हैं। अगर मीठी लस्सी लेनी है तो उसमें गुड़, शक्कर या शहद का इस्तेमाल कर लें। अगर नमकीन लस्सी तो नमकीन लस्सी भी पी सकते हैं। लेकिन उसमें आप अगर कुछ लोग ये भी करते हैं कि वो दही भी खाते हैं और लस्सी भी लेते हैं, तो वो ये भी कर सकते हैं कि आप साथ में 4 चम्मच दही के खा लें और बाकी आप जो है ना वो मतलब एक ग्लास लस्सी का पी लें। तो उसको आप दोनों तरह से भी मैनेज कर सकते हैं। उससे ये है कि दही अच्छा है, प्रीबायोटिक्स ऐड होते हैं, आपकी प्यास कम होती है, हाइड्रेशन को भी पूरा करता है। और एक चीज़ ये कि अगर आप प्रोटीन इससे ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप रोटी जो है ना, दाल वाली रोटी, उसको मतलब दाल के साथ उसको गूंद के आटे को गंदुम या उसमें बेसन ऐड कर लें। वो थोड़ी ज़्यादा हेल्दी भी हो जाती है और प्रोटीन भी आपका बढ़ जाएगा। तो आप एक दाल वाली रोटी खाएं, उसके साथ आप हाफ कप दही और साथ एक अंडा और साथ आप दही लें। और इसके साथ आप फैट्स के सोर्स के अंदर एक तो देसी घी हो गया जो आपने रोटी के ऊपर लगा लेना है। उसके साथ एक फैट्स के सोर्स में आप ये है कि आलमंड्स ले सकते हैं या कोई भी वॉलनट्स है, कोई एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट की आप ऐड कर लें। वो एनर्जी का अच्छा सोर्स है। आपको सारा दिन आपने जब फास्टिंग में रहना है तो आपको एनर्जी अच्छी सोर्स में मिल जाएगी। सही। अच्छा, अफ्तार में जब भी अफ्तारी का वक्त होता है तो अमूमन फ्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, बल्कि अक्सर जगहों पर ये भी तस्वुर है कि जब तक कोई फ्राइड आइटम ना हो तब तक समझा नहीं जाता कि रोज़ा है। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद कैसे पॉसिबल है कि अपनी फिटनेस को मेंटेन रखा जाए? हम डाइट के लिए कॉन्शियस भी हैं, वजन भी मेंटेन करना है और कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं हमने कंज्यूम करना है, कैसे पॉसिबल है? इसमें ये होता है कि एक तो फूड चॉइसेस और दूसरा कुकिंग मेथड्स। ये आजकल मेन है कि आप खाएं, सब कुछ एंजॉय करें, लेकिन आप उसका कुकिंग का जो मेथड है ना वो थोड़ा सा चेंज कर लें। उन चीज़ों से आप जो है ना वो अपनी कैलोरीज को, उन सब चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। अब जैसे इफ्तार के अंदर आप फ्राइड चीज़ों की बात करें तो सबसे पहले आप एयर फ्राई कर सकते हैं चीज़ों को, वो इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा ये है कि जैसे आप पकोड़े खा रहे हैं तो पकोड़ों के अंदर आप बेसन और प्याज वाले पकोड़े, प्याज के रिंग्स बना के उसको आप बेसन में फ्राई करके इस तरह यूज़ कर सकते हैं। आप पालक लेके पालक को बेसन के अंदर डिप करें, उसको ले लें। आलू थोड़ा कम इस्तेमाल करें क्योंकि एक तो आलू में ये होता है कि जब हम फ्राई करते हैं ना तो आलू थोड़ा ऑयल ज़्यादा सोक करता है, तो उसको आप थोड़ा सा कम इस तरह कर सकते हैं। या आप ये कर सकते हैं कि आप तवे पे थोड़ा सा ऑयल, अगर एयर फ्रायर नहीं है तो आप ऑयल को थोड़ा सा ब्रश लगा के उसके आप थोड़ा सा उसको बस कर लें फ्राई, डीप फ्राई ना करें चीज़ों को। बिल्कुल सही। ठीक है। कुकिंग का थोड़ा मेथड, अगर आप घर में समोसे बना रही हैं तो समोसों का जो है वो आप अगर खुद वो उसकी पट्टी भी बनाएं तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप वो मैदे की बजाय गंदम का आटा इस्तेमाल कर लें, उससे थोड़ा वो हेल्दी हो जाएगा। अगर आपने रोल्स खाने हैं या पराठा रोल खा रहे हैं उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप उसको पराठा जो बना रहे हैं उसको मैदे की बजाय आप गंदम का इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल सही। यानी कि अपनी डाइट को या रूटीन को मॉडिफाई करने की जरूरत है। चॉइस मैटर करती है ना कि आप किस तरह से उसको मतलब क्या चॉइस लेते हैं। अगर आपने मैदे से बनी चीज खानी है वो जाहिर सी बात है अनहेल्दी है, बिल्कुल सही। ज्यादा आपको अच्छा, जैसे अफ्तारी का वक्त होता है तो फटाफट ड्रिंक्स ली जाती हैं और ख़ास तौर पे जो जूसेस हैं, इंस्टेंट जूसेस हैं या कार्बोनेटेड जितने भी ड्रिंक्स हैं, वो किस हद तक नुकसान का बायस बनते हैं? उसके अंदर एक तो आ जाता है कि वैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और ये चीज़ें ऐड होती हैं, वो फिर उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे रूह अफ़ज़ा बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी जगह आप ये है कि आप घर में बना लें, उसको प्रेफर करें। मिंट लेमनेड बना सकते हैं आप पुदीना लें, उसको आप उसके अंदर ग्राइंड करें, उसमें आप नमक ऐड कर लें, साथ में आप काला नमक है वो ऐड कर सकते हैं। उसमें आपने जो स्वीटनर खुद ऐड करना है वो आप स्टीविया यूज़ कर लें, हनी ऐड कर सकते हैं या घर से आप गुड़ या शक्कर ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर आप पानी ऐड करें और लेमनेड बना के वो ले लें। अगर ये नहीं है तो आलू बुखारे का शरबत वो आप खुद बना सकते हैं घर में, आलू बुखारे का शरबत उसको बना के वो ले लें। स्ट्रॉबेरीज आ जाएंगी, स्ट्रॉबेरीज का आप खुद में घर उसको वो बना के लेमनेड उसका बना सकते हैं। उसको आप ग्राइंड करें स्ट्रॉबेरीज को, उसके अंदर मिंट ऐड करें और उसमें अंदर पानी ऐड करके थोड़ा सा स्वीटनर आप घर से खुद ऐड कर लें। जो आप बाहर से लेते हैं उसमें आपको नहीं पता होता कि शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और वो उतना ही फिर हमारे जो है ना वो फ़ौरन से जब हम इंस्टेंट एनर्जी मिल तो जाती है, वो हमें फ़ौरन सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि मैं इंस्टेंट, लेकिन वो उसके बाद हमारी एक तो कैलोरी ज़्यादा हुई, फिर हमारी बॉडी फिर मांगती है कि अब हमें भूख लगी है, फिर हमें और प्रोटीन चाहिए। फिर हम जब उसके अलावा अलग से फिर फ्राइड चीज़ें खाते हैं तो वो कैलोरीज हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है।
यहाँ इंस्टेंट सोर्स तो है, लेकिन वो इंस्टेंट सोर्स में आपकी कैलोरीज बहुत बढ़ जाती हैं। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मील्स खास तौर पे रमज़ान में किस हद तक हमें मैनेज करने चाहिए? जो कि देखा जाए तो बड़ा एक बेहतरीन किस्म का डाइट प्लान नेचुरली हमें मिला हुआ होता है कि आपने सहरी के वक्त उठना है और बड़ी मुनासिब सी डाइट लेकर आपने रोज़ा रखना है। अफ्तारी में भी हम तो खैर ये करते हैं कि जब अफ्तारी होती है तो एकदम से हमें लगता है कि बस दस्तरखान भरा हुआ और सब कुछ सामने हो, लेकिन जो दरमियान वाला वक्त है अफ्तारी से सहरी के दरमियान में, बहुत सारे लोग इसमें प्रोसेस्ड भी लेते हैं मील, जंक फूड भी लेते हैं। सो वो किस हद तक नुकसान का बायस बनता है? सेकेंडली, क्या मुमकिन है कि हम अपने डाइट प्लान को इस तरीके से रखें कि हम अफ्तार और सहर में ही अपने मील को मैनेज करें, दरमियान वाले औकात में ना तो हमें ज़रूरत महसूस हो ना हम एक्स्ट्रा इनटेक कर सकें? कैसे मुमकिन है? नहीं, उसमें ये हो जाता है कि जब एकदम से मतलब रोज़ा इफ्तार किया है, अभी फास्टिंग है, उसमें ये होता है कि एकदम से भी जब स्टमक के ऊपर इतना ज़्यादा वो आ जाता है ना कि उसी टाइम सब कुछ खा लें, रोटी भी खा लें, सारा कुछ, वो एक ज़्यादा डाइजेशन का इशू भी आ जाता है लोगों को, फिर बाद में ब्लॉटिंग होती है, ये सारे मसले आ जाते हैं। तो इससे ये है कि आप थोड़ा सा गैप दे दें। मतलब पहले तो आप ये है कि जैसे हम रूटीन में भी लेते हैं ना कि एक ब्रेकफास्ट है, उसके बाद एक स्नैक टाइम हमारा आ जाता है लंच में, या हम उसको थोड़ा कम, और एक डिनर आ जाता है। इसी तरह से आप रमज़ान में मैनेज कर सकते हैं। एक सहरी का पार्ट हो गया, और एक जब आपने रोज़ा अफ्तार करना है उस टाइम आप एक तो कोई भी ड्रिंक ले लें हेल्दी, उसके साथ खजूर लें आप, साथ में कोई एक प्रोटीन का पोर्शन में ये हो सकता है कि आप एक फ्रूट और उसके साथ चना चाट ले सकते हैं। किसी दिन चना चाट ले ली, किसी दिन आपने दही पकौड़ियाँ ले सकते हैं आलू के बगैर, या अगर आपने फ्राइड चीज़ें लेनी भी हैं तो जिस तरह से ऑप्शन बताइए 2 पकौड़े ले लें सिर्फ, या एक समोसा और एक रोल, बस इस तरह से किसी दिन, डेली बेसिस पे नहीं, किसी दिन आपने पकौड़ा खा लिया, किस दिन आपने रोल या एक समोसा खा लिया, इसको आप मैनेज कर सकते हैं इस तरह से। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा गैप दें, मतलब नमाज पढ़ ली है थोड़ा सा, उसके बाद अगर तो आप रोटी खाते हैं तो आप एक छोटी सी चपाती लें, चावल ले लें, 12 टेबल स्पून, साथ आप ग्रेवी ले लें, जो सालन बना है वो खा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा फैंसी में जाना चाहते हैं कि और डाइट भी करना चाहते हैं कि इतना नहीं, तो फिर आप प्रोटीन पोर्शन में ये कर सकते हैं कि 100 ग्राम ग्रिल चिकन ले लें, ग्रिल फिश ले सकते हैं, कबाब बने हैं 2 से 3 कबाब खा लें। अगर आपने ब्राउन ब्रेड, वैसे तो आजकल ब्राउन ब्रेड भी वो उस मैदे से ही बन रही हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा है कि किसी दिन आपने सैंडविच बना के खाना है, या जैसे रैप आप बना के खा सकते हैं गंदम के आटे का, वो आप लेके, तो इस तरह से कोई चीज़ आप ले सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, जो भूख ना लगने वाला कल्चर है उसके ऊपर क्या कहेंगी कि किस हद तक ये अहम है कि हम सहरी में ये ख्याल करते हैं कि हमें पूरे दिन में भूख नहीं लगनी चाहिए, उससे कंट्रोल करने के लिए अमूमन हम बिल्कुल नेक ऑफ टाइम पे कभी चाय का कप पी रहे होते हैं, कभी हम इलायची चबा रहे होते हैं, तो ये क्या कल्चर है? क्या वाकई इससे हमारी प्यास कंट्रोल होती है? वो एक तो मिसकंसेप्शन ये भी है ना कि वो हम एंड टाइम पे जो पानी पीते हैं ना कि शायद ये पानी पीने से हमें पूरे दिन में प्यास नहीं लगेगी, कि वो पानी रह गया तो ये चीज़ नहीं। आपने अपनी हाइड्रेशन का लेवल पहले पूरा करना है। पहले जितना आप सहर अफ्तार से सहर के दरमियान में टाइम है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपना पूरा करें जो वाटर की रिक्वायरमेंट बॉडी में है, ताकि वाटर वो पूरी होगी तो फिर हमें ऑटोमेटिकली प्यास नहीं लगेगी। लेकिन वो एंड टाइम पे पीने से ये होता है कि हमारा पेट ज़्यादा भर जाता है, और फिर उसके बाद कई लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे जलन हो रही है, हमें खाना सही से हजम नहीं होता, हमारे ये चीज़ें तब आती हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा इनटेक कर लेते हो सहरी में। सहरी में जितना एक पोर्शन है आप उतना ही लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक छोटी सी चपाती ले रहे हो, साथ आप दही और सब चीज़ें लोगे को ऑटोमेटिकली, और बल्कि आप 5-10 मिनट पहले थोड़ा कर लो और एंड पे आके सिर्फ आप आलमंड्स इनटेक कर लें। आलमंड, या अगर आपको ज़्यादा लगता है कि फुलफिल करना है तो आप चिया सीड्स पानी में ऐड कर लें, या इसबगोल का छिलका है वो आप पानी के साथ ले लें, जो आपको अगर लग रहा है कि मैं स्टमक अपना फुल रखना है तो आप इन चीज़ों से कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, जो पेशेंट्स के हवाले से मैं गाइडलाइन लेना चाहूँगा, ऐसा है कि हर दूसरे घर में हमें लगता है कि कोई ना कोई पेशेंट मौजूद है, कहीं पर ब्लड प्रेशर का इशू है, कहीं पर शुगर का पेशेंट है, तो पेशेंट्स को क्या गाइडलाइन होगी उनके मील के हवाले से, ख़ास तौर पे रमज़ान में? यही है कि जैसे कि अगर कोई हाइपरटेंशन पेशेंट है तो उसको यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये फैटी चीज़ें और ये चीज़ें आप कम से कम इनटेक करें, ताकि आपका जो है ना, और जैसे पराठे में भी मैंने आपको ऑप्शन बताई थी कि आप ले सकते हैं कि अगर आपका ऊपर सिर्फ देसी घी 1 चम्मच लगे, वो जो पूरे बाल वाला पराठा होता है ना कि अंदर और बाहर
पूरा घी के अंदर वो इस तरह का ना पराठा लें कि बहुत ज़्यादा घी हो जाएगा। तो इस तरह से आपका अगर हाइपरटेंशन पेशेंट है या शुगर के पेशेंट है तो वो थोड़ा सा फैट इंटेक कम करें और लेना भी तो हेल्दी ऑप्शंस लें। और जिस तरह ड्रिंक्स में बात की है तो अगर हाइपरटेंशन पेशेंट है या कोई अगर वेट लूज की तरफ जा रहा है तो वो चिया सीड्स का इस्तेमाल करें। चिया सीड्स को पानी के अंदर, जो भी ड्रिंक बना रहे हैं आप, स्ट्रॉबेरी जूस है या मिंट मार्गरेट है, कुछ भी है, तो उसके अंदर आपने जो है ना वो 1 टीस्पून चिया सीड्स का सोक करके रख लें, उसको आप उसके अंदर ऐड कर लें। उससे फ़ौरन जो है एक फाइबर का सोर्स मिलता है और आपका बीपी फ़ौरन हाई नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। और एक और ऑप्शन आप कर सकते हैं, अगर कुछ लोग सहरी कम करना चाहते हैं ना, कि अगर आपको है कि बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है हाइपरटेंशन का या कुछ आप कम, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आप जौ का दलिया बना के उसको थोड़ा हेल्दी बना सकते हैं, उसमें एक फ्रूट ऐड कर लें, साथ आप उसमें आलमंड्स वगैरह, नट्स वगैरह ऐड कर लें, और आप 1 बाउल पेट भर के जौ का दलिया इस्तेमाल कर लें, और साथ उसके आप 1 या 2 अंडे खा लें। उससे भी आपका जो है ना वो बीपी थोड़ा कंट्रोल में रहेगा और शुगर भी कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि जितना रोटी हम कम खाएंगे उतनी हमारी शुगर कंट्रोल रहेगी। बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है कि वेट लॉस कैंपेन जो है ये रमज़ान में ख़ास तौर पर इफ़ेक्टिव होती है? जी, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कोशिश करें तो फिर अगर ट्राई करें तो। हाँ, अच्छा, अगर आप उस ट्राई में ओवरऑल हमें अपने डाइट प्लान को मॉडिफाई करना होगा जी या मैनेज करना होगा? मैनेज भी करके आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी आप फास्टिंग में हैं। फास्टिंग के बाद अगर आप थोड़ा सा भी कंट्रोल कर लेना अपनी कैलोरीज के बारे में, कि थोड़ा सा बस ये प्रोसेस्ड फूड को और फास्ट फूड को थोड़ा अवॉइड कर लेना, तो आप इजीली 3 to 4 kgs तो कम कर ही सकते हैं। ठीक है। अगर आप सिर्फ इतना ही मैनेज कर लें कि बहुत ज्यादा ये नहीं है कि आप सुबह को भी 2 पराठे खा रहे हैं और शाम को भी आप पकोड़े, चिप्स और सब कुछ खा रहे हैं, इस तरह से फिर मैनेज नहीं होगा। और उसके बाद फिर भी आप सोचते हैं कि शायद वेट कम हो जाए, तो नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा। अच्छा, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं सुन रहे हैं, हमें क्या पैगाम देना चाहेंगी खास तौर पे रमज़ान की डाइट के हवाले से? जी, रमज़ान में यही है कि उनको कहेंगे कि अच्छा, मतलब आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। तो उसके साथ ये है कि आप आपका थोड़ा सा सिर्फ पोर्शन कंट्रोल कर लें, तो उससे, और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी नहीं भी की जाती तो खैर है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा साथ में सिर्फ पोर्शन को कंट्रोल में रखें तो आप इजीली जो है वो अपना वेट कम कर सकते हैं हेल्दी वे में। बिल्कुल सही है। सो बहुत शुक्रिया आपका फनीला। सो जनाब, आज हम बात कर रहे हैं डाइट प्लान के हवाले से और रमज़ान के डाइट प्लान को डिस्कस किया जा रहा है। फनीला तनवीर मेरे साथ अभी मौजूद हैं। सो अभी चूँकि वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक और डाइटिशियन से आपको मिलवाएंगे और उनसे भी जानेंगे, ख़ास तौर पे रमज़ान डाइट को डिस्कस किया जा रहा है। सेकंड में ओबेसिटी को भी डिस्कस साथ में करेंगे, उसके बारे में क्या वो कहती हैं, क्या गाइडलाइन हमें देती हैं, वो भी आपको मिलवाएंगे। सो जनाब, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। Hello and Assalamualaikum. Welcome to another episode of Knowledge Connect, in which we'll be unraveling pathology and we'll be taking insights from the expert. In this episode, we spotlight the Department of Medical Laboratory Sciences. We'll be exploring its role in healthcare, the common misconceptions associated with it, and career opportunities for the lab professionals. Our guest today is Ms. Taiba Jamil, who is a microbiologist by profession and the leading lady behind the Department of Medical Laboratory Sciences. She has research experience in infectious diseases and diagnostics, and she'll be bringing her insights into biosafety, lab sciences, and education. Assalamualaikum Taiba, how are you doing? Alhamdulillah, fine, good. Thank you so much for taking out the time today and to reflect about your department. Firstly, I would really like to know what your department does and what degree programs are being offered in your department. Actually, it is the Department of Medical Laboratory Sciences. It is a 4-year degree program and we offer it after FSc. All right. And also we offer a 2-year MPhil program, and inshallah in future we will offer PhD program too. Okay, wonderful. I would like to know what key areas or what are the focus areas of your department and how does it contribute towards public health? Ma'am, actually, without diagnosis, our doctors keep guessing. There are multiple causes of every disease. Right. Also include syndrome. आप जिसमें पता हो syndrome है, syndrome की मुख्तलिफ जो है वो diseases हो सकते हैं syndrome में, ठीक है?
तो लाइक अगर आपके कोई भी ऐसी डिजीज है जिसमें आपका लाइक प्लेटलेट्स काउंट हो गए, कम हो गए हैं, आपके कुछ WBC काउंट ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो इसकी मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं। आपके डॉक्टर जो है वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये डिजीज, ये WBC काउंट कम है तो आपको ये डिजीज है, तो डेफिनेटली डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करता है सैंपल लेबोरेटरी में। जब तक उसके अलावा देखें, जब तक हम लोग की लेबोरेटरी जो है इसको कंफर्म ना कर दें कि ये डिजीज है, ये वायरस है, देखिए एक वायरस है, उसके डिफरेंट वायरसेस की जो है वो सिम्टम्स हैं, एक ही वायरस या डिफरेंट वायरस एक ही फैमिली की, उनकी जो है वो डिफरेंट जो सिम्टम्स हो सकती हैं, सेम सिम्टम्स भी हो सकती हैं। तो डॉक्टर जो है वो डायग्नोसिस के बगैर गेसिंग ही करेगा, ये एड्स है, ये लाइक आप देखें कोविड-19 जो लास्ट टाइम आया था, कोविड-19 है, और साथ ही आपको पता होगा इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस है, इनकी सिम्टम्स है मोर और लेस जो है वो सेम है। तो मैं ऐसे विदाउट डायग्नोसिस जब तक मैं कोविड-19 का टेस्ट ना करवा लूं तो मैं कंफर्म नहीं कर सकती थी इन्फ्लुएंजा। जी वेलकम बैक, आप सुन रहे प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव FM 96.6 पर और मैं हूं फ़ारूक शेख। आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में डाइट प्लान के हवाले से, ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक में क्या डाइट प्लान होना चाहिए उसको डिस्कस किया जा रहा है। अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी फ़नीला तनवीर और अभी हमें एक और डाइटिशियन ने ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं आयज़ा शफीक। मैं वेलकम करता हूं आपको, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया। सो आयज़ा, डाइट प्लान के हवाले से डिस्कशन जब हम करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़े कॉन्शियस होकर हम उसको लेकर चलते हैं। नंबर एक कि हम अपना पूरा स्केड्यूल बनाते हैं रमज़ान से पहले, हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि रमज़ान आने वाला है तो इस दफ़ा टारगेट ये है कि हम अपना वेट लूज़ करेंगे। सो जब डिसाइड कर लिया तो क्या बाकी वेट लॉस में हम कमी कर पाते हैं या फिर जस्ट वो सिर्फ यही सोच दिमाग में होती है कि चूँकि मील 2 हैं तो ऑटोमेटिक वज़न तो कम हो ही जाएगा? जी, इसमें है कि कुछ लोग वाकई हम सारा साल रमज़ान का वेट करते हैं कि हम उसमें अपना वेट लॉस करेंगे, लेकिन रमज़ान में हालांकि हम बहुत कम खा रहे होते हैं लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारा वेट गेन हो जाता है। उसके पीछे रीज़न ये होती है कि हमारे फूड चॉइसेस नहीं ठीक होते, ठीक है। लाइक जिस तरह से हमारी ईटिंग हैबिट्स होती हैं, हम फ्राइड फूड को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं, ठीक है। उसकी वजह से जो है हमारा वेट लॉस होने की बजाय जो है वेट गेन हो जाता है। बेसिकली हमारे 2 मील्स होते हैं लेकिन उनमें भी जो है वो लोग बहुत ज़्यादा कैलोरीज का इंटेक कर रहे होते हैं। लाइक इफ्तार में भी उनको होता है कि हमें सारा दिन जो है वो भूख ना लगे, तो उसमें वो होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा इंटेक करते हैं, जैसा कि रोटी, राइस, इस तरह की चीज़ें जो कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है उनको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स को ही लेने से जो है हमें ज़्यादा भूख लगती है। लेकिन अगर हम ज़्यादा खाते हैं, अगर हम साथ प्रोटीन इंक्लूड करेंगे तो हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी और उससे जो हमें जल्दी भूख नहीं लगेगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। और प्रोसेस फूड के हवाले से क्या ओपिनियन रखती हैं? जो बहुत सारी जगहों पर प्रोसेस फूड लिया जाता है, ख़ास तौर पे इफ्तार में हमें बहुत कुछ रेडीमेड भी दस्तरखान पे मिलता है, तो किस हद तक वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या हार्मफुल है? वो हमारे लिए हार्मफुल है क्योंकि उसमें जो है बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है। बेसिकली उनमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स में जैसा कि वो घी में बने होते हैं, उसमें ऑयल यूज़ किया होता है। अब उसके मेथड को चेंज कर सकते हो अगर आप वेट लॉस कर रहे हो या आप हेल्दी ईटिंग कर रहे हो, ठीक है। उसमें आप ये कर सकते हो कि आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो सबसे पहले तो। और दूसरा ये कि आप पैन में जो है इस तरह के पकौड़े वगैरह बना सकते हो और उसमें जो है आप पोटैटो का यूज़ थोड़ा कम करें क्योंकि जो आलू है वो एक स्टार्ची वेजिटेबल है लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपका BMI ज़्यादा है, आप ओबीज ग्रेड 1 और 2 में हो, तो इसलिए अगर आपको ज़्यादा कॉन्शियस हो कि अगर आपने वेट लॉस करना है तो उसमें ये होगा कि आप आलू भी जो है उनका भी कम से कम इस्तेमाल करें और जो है और ऑयल का तो आप बिल्कुल जो है उससे परहेज़ करें। ठीक है, अभी आपने जिक्र किया कि जो लोग ओबीस होते हैं, सो ओबेसिटी को मेजर करने के लिए पैरामीटर BMI इंडेक्स है? जी, BMI होता है। BMI में ये होता है कि उसकी कैटेगरीज होती हैं, आप अंडरवेट हो, आप ओवरवेट हो या आप ओबीस ग्रेड 1 में हो या 2 में हो, तो उससे हम मेजर करते हैं। ठीक है। और ड्रिंक्स किस हद तक ओबेसिटी का बायस बन सकती हैं? ख़ास तौर पे 2 चीज़ें। नंबर 1 कि इफ्तार में बहुत ज़्यादा पानी पिया जाता है। जैसे ही इफ्तारी होती है तो बहुत सारे लोग इफ्तार करते ही पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, उसका कोई नुकसान होता है तो किस हद तक होता है? सेकेंडली, जो ड्रिंक्स हैं लाइक कोल्ड ड्रिंक्स हैं या फिर इंस्टेंट जो जूसेस हैं, उनके इंटेक से किस हद तक नुकसान होता है?
सबसे पहले तो हमें सिंपल मिनरल वाटर को प्रायोरिटाइज करना चाहिए क्योंकि उसकी रिप्लेसमेंट कोई भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो हम शुरू से जामे शीरी वगैरह इस तरह के जो है चीज़ें देखते आ रहे हैं, तो इसलिए हमें वो चीज़ जो है मतलब हमें वो खाने का वो पीने का ज़्यादा दिल करता है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि हम चीनी भी ऐड करते हैं, फिर जामे शीरी वगैरह भी ऐड करते हैं, तो उससे जो है कैलोरीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और अगर आपने वेट लॉस करना है तो आपने ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी है और कम कैलोरीज खानी है, ठीक है। तो और बेसिकली जो ज़्यादा एम्प्टी कैलोरीज ऐड होती हैं ना वो इन बेवरेजेस वगैरह से ही होती है। तो इसमें आप ये कर सकते हो कि आप बेवरेजेस ज़रूर लो, लेकिन आप लेमनेड ले सकते हो, उसमें जो है आप चीनी ना ऐड करो, उसमें आप स्टीविया ऐड कर सकते हो, या आप शुगर फ्री भी ले सकते हो, ठीक है। स्टीविया जो है वो 0 कैलोरीज है, उसमें बिल्कुल भी कैलोरीज नहीं होती, तो उसको वेट लॉस के पेशेंट्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ठीक है। जो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा या जो लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं उनके बारे में क्या ख्याल है कि नंबर ऑफ कप कितने होने चाहिए? अमूमन ये होता है कि कई लोग 2-2, 3-3 दफ़ा चाय पी जाते हैं। चाय जो है वो क्या हमारी प्यास को कंट्रोल करती है या फिर डिहाइड्रेशन में इजाफे का बायस बनती है? ख़ास तौर पे रमज़ान की रूटीन में हमें चाय को कैसे इंटेक करना है? अच्छा, रमज़ान में बेसिकली ये कि हमें सहरी में जो है ना वो लस्सी को या योगर्ट को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए क्योंकि वो भी डेयरी के सोर्सेज हैं। लाइक अगर हम चाय में जो मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो वो भी डेयरी है, ठीक है। तो अब उसमें हमने अपने सर्विंग्स को, अपने पोर्शंस को एडजस्ट करना होता है। ऐसा नहीं कि आप लस्सी भी पियो, आप योगर्ट भी लो, आप दिन में 2 से 3 दफ़ा चाय भी पियो। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि इफ्तार में हम योगर्ट को और लस्सी को प्रायोरिटाइज़ करें ताकि हमें सारा दिन जो है वो हमें एक प्यास वगैरह ज़्यादा ना लगे, ठीक है। अब इफ्तार में होता है कि आप अपने सुन्नत के मुताबिक जैसे हम खजूर से करते हैं वो करके उसके बाद आप अपना चना चाट या फ्रूट चाट लें, और उसके बाद जो है आप अपना जब मेजर मील लेते हो डिनर वाला जिसमें आप रोटी लेते हो, प्रोटीन लेते हो, लाइक बारबेक्यू वगैरह लेते हो, तो उसके बाद उसके हाफ आवर बाद जो है वो आप चाय का इंटेक कर सकते हो। बिल्कुल सही है। बच्चों की सेहत के हवाले से अगर बात की जाए, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद थोड़े ओबेसिटी की तरफ होते हैं लेकिन पेरेंट्स इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। उनको लगता है कि बच्चा जो है वो हेल्दी है या सेहतमंद है। ऐसे बच्चों की डाइट प्लान में क्या चेंजेस ज़रूरी हैं जिनको मैनेज करना चाहिए ख़ास तौर पे रमज़ान के हवाले से? अच्छा, बच्चे जो होते हैं ना वो फैंसी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो उसमें मदर्स यही कर सकती हैं कि वो ऐसी रेसिपीज़ मतलब सर्च करें या ऐसी चीज़ें देखें जिनमें कैलोरीज कम हो, क्योंकि जो बच्चे ज़्यादा मतलब जो 20 में आ रहे होते हैं ज़्यादा, क्योंकि ओबेसिटी एक ऐसी डिजीज़ है जो आपको ओवरनाइट नहीं होती, ना तो आपको एक हफ्ते में होती है, ठीक है। लाइक एक लॉन्ग टर्म है कि आपकी बॉडी जब ज़्यादा कैलोरीज रेगुलर बेसिस पे ले रही होती है तो उसकी वजह से आपको ओबेसिटी होती है। तो इसमें मदर्स यही कर सकती हैं कि वो जो है अपना सबसे पहले तो जो फ्राइड आइटम्स को छोड़ें, और इसके अलावा जो आपकी यानी कि कंपोजिशन है ना जो आपकी, यानी कि अगर आप उसको ब्रेड बना के दे रहे हो, सैंडविचेस वगैरह बना के दे रहे हो, तो आप रोटी होल ग्रेन आटा यूज़ करके भी उसके अंदर वेजिटेबल्स लगा के तो उसको थोड़ा यमी करके आप जो है ना बच्चों को दे सकते हो। लेकिन उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी अगर मदर्स ने इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करें, लेकिन मदर्स ने उनको नूडल्स देना या इस तरह की चीज़ें देना वो थोड़ी आसान लगती हैं और उनमें टोटली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। उनको खाने के बाद बच्चों को जल्दी भूख लगती है, फिर उसके बाद वो चिप्स और इस तरह की चीज़ें जो लेज़ वगैरह उसका इंटेक करते हैं। जो सब घरों में पेशेंट्स होते हैं और ख़ास तौर पर पहली उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि रोज़ा रखा जाए, सेकेंडली ये होती है कि हमारा वज़न भी नहीं बढ़ना चाहिए। तो ऐसे बड़ों के लिए क्या मशवरा है आपका? ऐसे बड़ों को चाहिए कि वो अपने सहरी में ना सबसे पहले तो सहरी में वो प्रोटीन को प्रायोरिटाइज़ करें, क्योंकि अगर आप प्रोटीन लोगे, प्रोटीन में होता है कि आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देती है, ठीक है। प्रोटीन फाइबर वाली चीज़ें जितने भी जो होती हैं और इसके अलावा जो है फैट्स, हेल्दी फैट्स जैसा कि नट्स वगैरह हैं, सीड्स वगैरह हैं, इनमें सब में हेल्दी फैट्स होते हैं, तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं, ठीक है। अगर आपने एक हेल्दी तरीके से अगर आपने अपनी डाइट को लेके चलना है तो उसमें ये कि आप प्रॉपर फूड ग्रुप्स ऐड करें। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, यानी कि आपकी सहरी में रोटी भी हो, उसके ऊपर आप देसी घी लगा सकते हो, उसमें फैट्स भी हो, उसके अलावा जो है उसमें प्रोटीन भी हो, साथ में आप 1 से 2 अदद अंडे भी ले सकते हो, ठीक है। आप अंडे भी लो और जो है साथ में आप दही भी लो ताकि आपको प्रोबायोटिक्स भी मिलें। तो इस तरह अगर आप एक प्रॉपर मील बना के लोगे ना तो आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी और आपका वेट गेन भी नहीं होगा। ठीक है। जब वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज प्लस डाइट का एक कॉम्बो होता है, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन चूँकि रमज़ान मुबारक में हम आम रूटीन से डिफरेंट रूटीन में होते हैं तो उसकी वजह से शायद बहुत सारे लोग अपनी एक्सरसाइज को प्रायोरिटी में नहीं रखते, वो ज़्यादा फोकस करते हैं अपनी खुराक की तरफ। सो दोनों में से अगर एक एलिमेंट मिस है तो क्या अपने डिज़ायर टारगेट्स अचीव किए जा सकते हैं अपनी फिटनेस को लेकर?
डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है। ठीक अगर है। आपका टारगेट है कि आपने 10 to 15 kgs रिड्यूस करना है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा है। ठीक तो है। उसके लिए आपको अलॉन्ग विद डाइट आपको एक्सरसाइज या स्टेप्स कंप्लीट करने इससे की 10 जरूरत to है। 15 kg रिड्यूस हो जाता है 1 मंथ? नहीं 1 मंथ में नहीं होता। अच्छा। जैसे अगर हम रमज़ान की सिर्फ बात करें तो उसमें Okay. नहीं है। 1 मंथ में तो एटलीस्ट आपका 4 to 5 kg आइडियल बॉडी वेट है ठीक जो है। आपका रिड्यूस होगा। ओके। ठीक है। जो 15 kg है वो 3 मंथ्स का टारगेट होता है। अच्छा, हम जितना भी टारगेट अपना साइन करते हैं और बाज़ औक़ात ये होता है कि थोड़े टाइम के लिए टारगेट डिसाइड करने के बाद एकदम से हम अपनी खुराक के ऊपर एकदम से जोर लगा देते हैं, जैसे हम कहते हैं क्रैश डाइटिंग करते हैं, वो किस हद तक नुकसान का बायस बनती है, वो भी हमें गाइड करें। अच्छा, क्रैश डाइटिंग का ना कंसेप्ट बहुत गलत है हमारे तरफ ना, मतलब डाइटिंग का ही कंसेप्ट गलत है। डाइटिंग में लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि अगर हमने डाइटिंग के वर्ड से ही डरते हैं, अगर हमने डाइटिंग करनी है तो इसका मतलब है हमने भूखे रहना है, हमने खाना पीना छोड़ देना है। और वो अचानक से मतलब अच्छा भला खा रहे होते हैं और अचानक से खाना पीना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बीपी लो हो जाता है सबसे पहले तो लोगों का, कि वो सुबह की रोटी भी छोड़ देते हैं, शाम को जो है क्लिनिकल में मैंने जितना भी देखा है ना, वो मतलब बेसिकली ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि हम तो बहुत कम खाते हैं फिर भी हमारा वेट नहीं रिड्यूस हो रहा। मतलब हमारा पहले वेट रिड्यूस हुआ था लेकिन अब नहीं हो रहा। तो उसमें बेसिकली ये चीज़ होती है कि जब आप बिल्कुल स्टार्ट करते हो ना डाइटिंग करना, कम खाना स्टार्ट करते हैं, तो आपका वाटर वेट रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है अगर आप इसी तरह क्रैश डाइटिंग को कंटिन्यू रखते हो, बहुत कम खाते हो, तो आपका जो मसल वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपकी बॉडी की प्रोटीन ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बॉडी को तो कैलोरीज चाहिए ना, तो इसलिए वो क्या करती है, वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देती है, और इसकी वजह से जो है ना आपका बहुत मतलब आपका लेथार्जी का फील करते हो और आपका वेट लॉस बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, और एट द एंड क्या होता है कि आपका वेट स्टक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो डाइटिंग बेसिकली इज अ फॉर्म ऑफ हेल्दी ईटिंग। डाइटिंग में आप हेल्दी ईटिंग करते हो। अब हम डाइटिशियन जो डाइट प्लान देते हैं उसमें लोगों का वेट भी रिड्यूस हो रहा होता है, और उसमें वो सारा कुछ खा रहे होते हैं, लाइक उसमें वो रोटी भी खा रहे होते हैं, चावल भी खा रहे होते हैं, प्रोटीन ले रहे होते हैं, फाइबर ले रहे होते हैं, सब कुछ ले रहे होते हैं, फिर भी उनका वेट रिड्यूस हो रहा होता है। तो बेसिकली ये चीज़ होती है। अब क्रैश डाइटिंग में कुछ लोग क्या करते हैं कि वो जस्ट कहते हैं कि हम सैलड ले रहे हैं और सैलड में जस्ट वेजिटेबल्स होती हैं। वेजिटेबल्स में फाइबर है, लेकिन अगर आप उसमें साथ में राजमा से लोबिया वगैरह ऐड करो, आप चने वगैरह ऐड करो, आप उसको एक हेल्दी सैलेड बना के लोगे, तो फिर आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस मिलेगी और आपको जल्दी भूख नहीं मिलेगी। ठीक है। क्रैश डाइटिंग है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आज के दौर में सोशल मीडिया गाइड करता है। सोशल मीडिया की अवेयरनेस को डाइटिंग या फिटनेस प्लान में सामने रखते हुए कैसे देखती हैं? सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर हम पॉजिटिव और सही वाली इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करें। ठीक है। तो अब इसमें यह है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, एक फास्टेस्ट वे अपना वेट रिड्यूस करने का। अब जैसे रमज़ान है, रमज़ान में हम एक तरह से इंटरमीडिएट फास्टिंग ही करे होते हैं। ठीक है। तो इसलिए भी लोगों का रमज़ान में वेट जो है वो जल्दी ड्रॉप होता है। लेकिन अगर आप इसको सही तरह से इंटरमीडिएट फास्टिंग करो ना, देन आपका वेट रिड्यूस डेफिनेटली होगा। ठीक है। अच्छा, क्या पॉसिबल है कि हम अपना स्केड्यूल इस तरीके से बना सकें? होना तो ये चाहिए कि ये जो 1 मंथ है रमज़ान का, ये नेचुरली एक बेहतरीन किस्म के डाइट प्लान के साथ हमें मिला हुआ होता है, लेकिन हम जैसे ही रमज़ान के बाद अपनी रूटीन में वापस आते हैं, हम अपनी डाइट, अपने सारा कुछ रूटीन को पीछे छोड़ के फिर उसी पुरानी डगर पे चल पड़ते हैं। कैसे मुमकिन है कि इसी को फॉलो करते अगर हम आगे से चलते जाएं, फिटनेस मेंटेन रहेगी? फिटनेस मेंटेन रहेगी। इसमें ये होगा कि जब आप 1 मंथ हेल्दी ईटिंग करोगे ना, तो अगर आप 2 से 3 दिन भी अच्छे तरीके से माइंड सेट होकर माइंडफुल ईटिंग करो ना, तो वो चीज़ आपके माइंड में आ जाती है कि नहीं मुझे अब इस तरह से करना है, मतलब आपकी एक हैबिट बन जाती है। ठीक है। तो अगर आप 30 डेज इस तरह से हेल्दी ईटिंग करोगे, अपनी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली आपका ये माइंड सेट होगा, आपका ये गोल होगा, आपको इस चीज़ की खुशी होगी कि आपने आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, बिल्कुल सही है। सो जितने भी लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगी अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए, ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए, ख़ास तौर पे वेट लॉस के हवाले से? मैं उनको यही पैगाम दूंगी कि अगर जो है आप ओवरवेट हैं, आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप इसके लिए स्टैंड लें। आप जो है इस पर काम करें, अपने वेट लॉस पर काम करें। ठीक है। क्योंकि वेट लॉस, ओबेसिटी एक ऐसी डिजीज़ है नहीं कि आप ओवरवेट से आप आगे आपकी बॉडी में और फैट होता है और उससे आपको मल्टीपल डिजीज़ होती हैं। ये ओवरवेट से ही आप डिजीज़ की तरफ से, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, इन सब की तरफ आप जाते हो। सो मेन चीज़ यही है जिसकी वजह से जो है आपको PCOS जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। तो अगर आप इसको अर्ली मैनेज करना स्टार्ट कर दो ना थ्रू अपनी डाइट से, क्योंकि जिस तरह से अगर आप इसको इसी तरह से कंटिन्यू रखोगे तो अलॉन्ग विद दैट आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होता जाएगा और आपकी रूटीन और ख़राब होती जाएगी। ठीक है। तो जितनी जल्दी आप अपने लिए स्टैंड ले सकती हो, क्योंकि आपने अपने लिए स्टैंड लेना है, तो इसलिए जी बिल्कुल सही है। सो आयज़ा, बहुत शुक्रिया आपका
आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। सो जनाब, आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हमने बात की है डाइट प्लान के हवाले से। हमारे साथ आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मौजूद थी फनीला तनवीर और आयज़ा शफीक। डिटेल डिस्कशन रही डाइटिंग के हवाले से, ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक में डाइट प्लान क्या होना चाहिए, इसको डिस्कस किया। जाने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो सेहत है वो बहुत बड़ी नेमत है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। ख़ास तौर पे जब हम डिसाइड करते हैं कि जी इस दफ़ा हमारा टारगेट है कि रमज़ान मुबारक में हम वेट लॉस करेंगे, अपने डाइट को मेंटेन रखेंगे, तो एक मंथ के लिए टारगेट क्यों डिसाइड करना। जब आपने डिसाइड कर ही लिया तो बाज़ औक़ात नेचुरली आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे रमज़ान मुबारक का एक तोहफ़ा है, उसमें आपको जो डाइट प्लान मिलता है, जो मील्स की टाइमिंग मिलती है, वो नेचुरली बेहतरीन होती है। सो हम क्यों ना थ्रू द ईयर उसी चीज़ को अप्लाई करें, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, चीज़ों को उसी तरीके से लेकर चलें और हमेशा की तरह अपनी डाइट के ऊपर कॉन्शियस रहें, बजाय ये कि सिर्फ एक महीने के लिए हम बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, उसके बाद वापस फिर अपनी रूटीन में आ जाएं। तो जनाब, इसी बात के साथ आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।